जी बेटा, जो घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें। आपको आवाज आ रही है बेटा? जो घर से पढ़ रहे हैं बेटा, आप काइंडली कंफर्म करें। आपको आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बात करनी है। जी, कल थोड़ी सी बात हमने की थी शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, ठीक है। हमने कहा था वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वर्थ में कमी आती जाती है। पैसे की वैल्यू में क्या आती जाती है? पैसे की वैल्यू में कमी का पता कैसे चलता है कि आप सेम करेंसी नोट से कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद पाएंगे। जितनी क्वांटिटी चीजों की आज आप खरीद सकते हैं, उसके मुकाबले में आप कम चीजें खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब है पैसे की वर्थ में क्या आ गई। तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ना करें तो हमारी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग अनरियलिस्टिक है। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे आपको अगले 5 साल में फायदा आना है। कितने साल में? तो अगले 5 सालों में पैसे की वो वर्थ नहीं होगी जो आज आपके पैसे जो जा रहे हैं उनकी वर्थ है। अगर आप आज 1 लाख लगा रहे हैं और आपको 5 सालों में 1,20,000 इकट्ठा हो रहा है, तो वो जो 1,20,000 आपको 5 सालों में इकट्ठा होगा उसकी वर्थ सेम नहीं होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर डिसीजन मेकिंग की जाए तो पे बैक पीरियड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें ये खामी है कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। उसमें पहले साल में 60,000 मिल जाए या 5वें साल में 60,000 मिल जाए, वो कहता है दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, जो कि रियल रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? उसने कहा है जी, वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू में कमी आती है। ये लिखा हुआ है, मनी लूजेज इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसी चीज को वो कहता है, इस तरह भी लिखा जाता है फॉरेन किताबों में, $1 रिसीव टुडे, $1 रिसीव टुडे इज बेटर देन $1 टू बी रिसीव्ड इन मुस्तकबिल में मिलने वाले $1 के मुकाबले में आज जो आपको $1 मिल जाएगा वो काबिले सताइश है या काबिले कबूल है या ज्यादा वैल्यूएबल है। उसकी वजह भी मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी बताई थी, लेकिन हम फिर दोबारा बात कर लेते हैं। वो कहता है जी, इस लाइन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के कैश फ्लोज की वर्थ आज के कैश फ्लोज के मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। उनकी वर्थ कम है। आज 50,000 रुपये आपको मिल जाए और 5 साल बाद 50,000 रुपये मिल जाए, दोनों में से ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा 50,000 है? आज मिलने वाला। आज से 1 साल बाद 50,000 मिले और आज से 5 साल बाद मिले, उन दोनों में से भी ज्यादा वैल्यूएबल 1 साल बाद मिलने वाला 50,000 है। ठीक है। ऐसा क्यों है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की वैल्यू आज मिलने वाले पैसों की वैल्यू से कम है? उसकी वजह 3 वजूहात हैं। पहली वजह इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में। दूसरी वजह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जितनी लेट पैसे आपको मिलेंगे, आप पैसों की अर्निंग को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अर्निंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। अगर आपको पैसे आज मिल जाए तो आप उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पैसे 5 साल बाद मिले तो 5 साल तक आप उन पैसों से जो कमाई कर सकते थे वो कमाई आपके हाथ में आ गई कि जाया चली गई? कॉम्प्रोमाइज होगी ना। तो कोई भी मुस्तकबिल में आने वाला बेनिफिट अगर आपके हाथ से जाया चला जाए, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसका मतलब है फ्यूचर पैसों की वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ना कमा पाना। और तीसरा, फ्यूचर में मिलने वाले पैसे कंफर्म नहीं होते, उनमें ये डाउट्स आ जाते हैं कि पता नहीं मिले या ना मिले, अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। बंदा ही मर जाए, इदारे ही वो डिफॉल्ट हो जाए जिससे आपको पैसे मिलने थे, या आप ही मर जाए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਰ मरण मरान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, या आप ही डिफॉल्ट कर जाए। ठीक है, समझ आती है कि नहीं? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहती है कि मुस्तकबिल में मिलने वाले पैसे जितने लेट मिलेंगे उतने लेस वैल्यूएबल है, जितने जल्दी पैसे मिले उतने वो ज्यादा वैल्यूएबल है। हमारे लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हमें क्या लगे ठीक है तो हमें क्यों जरूरत है? याद रखें, हमने करनी है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग।
लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जरूरत है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है तमाम वो फैसले जो 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे के हों, उनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किए बगैर अगर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके डिसीजन तो हो जाएगा लेकिन वो रियलिस्टिक डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अनरियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग ना हो, बल्कि हम रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। इसीलिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा फैसला आपको अब मिल जाए अंदर से जिसमें 1 साल से ज्यादा के फ्यूचर कॉस्ट और बेनिफिट दिए हो, 1 साल से क्या दिए हो, ज्यादा के कॉस्ट और बेनिफिट्स दिए हो, तो आप समझ जाएं कि आपने उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद डिसीजन मेकिंग करनी है। अब वो अप्लाई कैसे होगा वो हमने आज पढ़ना है। हम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? अच्छा, तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेके चलते हैं ना तब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करने का मतलब वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। चलो कैसे करनी है वो रिवाइज करेंगे, क्यों में पढ़ा हुआ है आपने। अच्छा जी, वो कहता है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन किन हालात में होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई करनी है, वो बात आपको वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमें पेपर के सवाल में कैसे पता चलेगा कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई होनी है। आपको जो क्वेश्चन में बेनिफिट्स और कॉस्ट दिए होंगे वो 1 साल के दिए होंगे, नहीं मोर देन 1 ईयर, ऐसे ही है। और दूसरा क्वेश्चन में आपको एक रेट दिया होगा जिसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। क्या दिया होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। फिलहाल अभी हम इसको नहीं बता रहे कि ये क्या होता है, बस आप ये बात ध्यान में रखें कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये रेट इस्तेमाल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है इसी सब्जेक्ट में। फिलहाल अभी इसके ऊपर को बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतनी सी बात करके बात खत्म कर दूंगा। कंपनी के अपने कोई पैसे नहीं होते, कंपनी ने या तो शेयर्स के थ्रू पैसे लेने होते हैं या कर्जा लेके पैसे लेने होते हैं। और जिन लोगों ने भी कंपनी को कर्जा देना है या शेयर्स के थ्रू पैसे देने हैं वो अल्लाह वास्ते पैसे नहीं दे रहे, उन्होंने कंपनी से बदले में इंटरेस्ट और बदले में कंपनी से क्या मांग रहे हैं। तो वो जो कंपनी को पैसा लेने के बदले जितना फाइनेंसर्स को रिटर्न देना पड़ेगा उस रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ ऑल फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को पैसा देने वाले लोगों ने जितना भी कंपनी को पैसा देकर कंपनी से रिटर्न डिमांड करना है, उस रिटर्न को या एवरेज रिटर्न को जो कंपनी ने देना है, कंपनी ने किसको देना है? फाइनेंसर में दो पार्टीज हैं, कौन कौन सी? शेयर होल्डर्स और लोन प्रोवाइडर। ठीक है, तो कंपनी ने उन फाइनेंसर से मुफ्त पैसा नहीं उठाया, कंपनी को उस पैसे के बदले कुछ ना कुछ देना है। वो जो कुछ ना कुछ देना है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद फरमाया। कॉस्ट का मतलब जो कंपनी ने उनको पैसा इस्तेमाल करने के बदले उनका पैसे की कीमत देनी है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो आपको सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नजर आएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई होगी। अब हम आते हैं अगली बात, टाइमलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है जी। क्या पढ़ने लगे? टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट। तो ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसको साइड पे करते हैं, बस मैं यहाँ पर टाइमलाइन बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टाइमलाइन को हमने कैसे यूज करना है। इसको क्या मसला है? अच्छा चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं जी। टाइमलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है बाद में पढ़ते हैं जरा। देखें जी, ये टाइमलाइन इस तरह की शक्ल की होती है जो कभी भी आप बना सकते हैं या कभी भी यूज कर सकते हैं। टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ये 0 है, 1 शायद क्यूए में देखियो आपने, 2 3 4 5। ये जो 0 है इसको नाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउ। ये नोट्स में सारे नाम लिखे होंगे, आपने लिखने नहीं। नाउ, इसको टुडे भी कहते हैं, करंटली भी कहते हैं, प्रेजेंटली भी कहते हैं, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इमीडिएटली भी कहते हैं। 70 नाम नोट्स में लिखे हुए हैं। आज जरा वो नाम पढ़ देता हूँ। ये नाम जी क्या क्या? T0, 0 को क्या कहते हैं? हाँ जी, 0 इज नोन एज टुडे, नाउ, इमीडिएटली,
currently, presently, date of investment, start of commercial production, start of project या start of accounting period, ठीक है। ये एक दिन होता है, यानी अगर आपने प्रोजेक्ट यकम जनवरी 2020 को शुरू किया ना, तो यकम जनवरी वाला दिन सिर्फ 0 है। 0 कोई साल नहीं है, इट इज जस्ट 1 डे, इट इज जस्ट 2 जनवरी 0 नहीं है, यकम जनवरी वाला दिन सिर्फ 1 डे 0। इसको ईयर 0 नहीं कहना, T0 कह सकते हैं, समझ आ रही है। तो 0 का मतलब आज है, जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये 1 का मतलब एंड ऑफ ईयर 1 है, यानी आज से पूरा 1 साल जब मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट यकम जनवरी 2020 को किया है, तो आज से 1 साल बाद यहाँ 31 दिसंबर 2020 जो होगा ना, वो 1 कहलाएगा। 1 को क्या बोलते हैं? एंड ऑफ ईयर 1, स्टार्ट ऑफ ईयर 1 नहीं, बल्कि इट इज क्या है? एंड ऑफ ईयर 1। इसको बोलते हैं एंड ऑफ पीरियड 2 या ईयर 2, हमारे लिए वैसे ये ईयर ही होता है। एंड ऑफ ईयर 3, इसी तरह एंड ऑफ ईयर 4, और इसको बोलते हैं एंड ऑफ ईयर। ये जो गैप है, गैप, ये जो गैप नजर आ रहा है, ये जो गैप है, आम हालात में हमारे सवालों में ये 1 साल है। इसको बोलते हैं, इस गैप को 0 से 1 के दरमियान जो गैप है, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग ईयर 1। क्या बोलते हैं इसको? इस गैप को क्या बोलेंगे? 1 से 2 के दरमियान जो है, ड्यूरिंग ईयर 2, ड्यूरिंग ईयर 2। इस गैप को ड्यूरिंग ईयर 3, ड्यूरिंग ईयर 4 और ड्यूरिंग ईयर 5, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है टाइमलाइन की? 1 का मतलब स्टार्ट ऑफ ईयर 1 है, एंड ऑफ ईयर 1। 3 का मतलब एंड ऑफ ईयर 3। 4 का मतलब आज से 4 साल बाद, 4 से 4 पीरियड बाद भी कह सकते हैं, साल ज्यादातर होगा, आज से 4 साल बाद, ठीक है। आज वाली डेट तयन करेगी कि अगली डेट्स क्या है। अगर मैं ये आज की डेट को मिटा के यकम जुलाई लिख दूं, यकम जुलाई 2020 लिख दूं, तो फिर वो जो अगली डेट होगी ये 30 जून 2021, 30 जून 2000, यानी यकम 0 वाली डेट तयन करेगी कि अगली डेट्स क्या होंगी। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अगर मैंने आपसे पूछना हो, जिन्होंने क्यूएम अच्छा पढ़ा है, जिन्होंने क्यूएम, जी भाईजान, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 किधर है? ये बताएं, देख के इधर, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 बोलना नहीं जी, स्टार्ट ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 2। ये जो टाइमलाइन में आप ऐसे बनाते हैं ना, ये वाला, इसमें ये वाला पॉइंट पिछले का एंडिंग होता है और अगले ही पॉइंट पे क्या होता है, लेकिन वो इतने क्लोज पॉइंट है कि टाइमलाइन पे उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। तो स्टार्ट ऑफ ईयर 3 और एंड ऑफ ईयर 2 सेम पॉइंट पर है, ये कहलाएगा स्टार्ट ऑफ ईयर 3, इसको कहेंगे, इसको स्टार्ट ऑफ ईयर 3 कहेंगे। समझ आ रही है? एंड ऑफ ईयर 2 भी यही है, और स्टार्ट ऑफ ईयर 5 किधर होगा? आपने स्टार्ट वाले को खींच के पीछे ले आना है एंड पे। समझ आ रही है? तो स्टार्ट ऑफ ईयर 5 4 है, एंड ऑफ ईयर 4 भी 4 है, स्टार्ट ऑफ ईयर 5 भी 4 है और एंड ऑफ ईयर 4 भी 4 है। इज इट क्लियर? एंड ऑफ ईयर 3 किधर होगा? हाँ जी, एंड ऑफ ईयर 3 ये है। स्टार्ट ऑफ ईयर 4 कहूंगा तो वो 4 पे नहीं लिखना, उसको किस में लिखना है? एंड ऑफ ईयर 3 पे काउंट करना है। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन की क्या है? कुछ एजम्पशंस है। मैंने आपको पहले टाइमलाइन समझा दी है, अब इस टाइमलाइन की कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 1 नोट्स में भी है, बल्कि वहां से मैं निकाल ही लेता हूँ ताकि आपके सामने होगा तो आपको समझ ज्यादा आएगी। चलो, T0 को क्या कहते हैं वो बताया हुआ है, T1 को क्या कहते हैं वो भी बता दिया है, T2 को क्या कहते हैं, T3 को क्या कहते हैं, ठीक है, उसने ये बता दिया है। T3 को स्टार्ट ऑफ ईयर 4 भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहता है जी टाइमलाइन की या टाइमिंग की कुछ एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन, एजम्पशन नंबर 1, जो आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट पर एसेट खरीदना है, वो याद रखें, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सारे के सारा एसेट खरीद के इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में 0 वाली डेट पे हो जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी की सारी किस डेट पर होगी? 0 पे लिखा हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मेड इमीडिएटली, यानी
T0 पे सारी की सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, किस्तों में नहीं होगी, एक ही गो में, वन बुलेट शॉट, गोली चलाते हैं ना, एक ही गोली में बंदा फड़क जाता है, इसी तरह वन बुलेट शॉट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ आ गई? वन बुलेट शॉट में इन्वेस्टमेंट, यानी वो कह दे आपने लैंड परचेज की, बिल्डिंग बनाई, प्लांट लगाया, कुछ नहीं क्लियर किया, तो मैं लैंड भी जीरो पे परचेज करूंगा, बिल्डिंग में ही सारी जीरो पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, प्लांट भी जीरो पे हो जाएगा। हाँ, अगर उसने ये कह दिया कि बिल्डिंग 1 साल में बनी है, प्लांट उसके बाद लगा है, फिर एक अलग बात है। इफ एग्जामिनर इज साइलेंट देन दीज assumptions विल बी अप्लाइड। ये assumption तब लगेंगी जब एग्जामिनर क्या हो, साइलेंट हो। भाईजान आप क्लास में छोड़ दें इसको, ठीक है? जिनको भी आप मैसेज कर रहे हो उन्हें को यार क्लास तक का टाइम दे दो, बाद में मैसेज करूंगा, हैं? छड़ दो भाई, ताड़ी मेहरबानी, सानू अहमियत दे दो, की कहते हो? नो डाउट मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता लेकिन यार आपने फीस दी है यार, हाँ मेरी अपनी जगह, उनकी अपनी जगह, लेकिन आपने फीस दी है, इसीलिए उसको हलाल करें। अच्छा चले, क्या ये बात समझ आई कि जीरो पे ही सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? जीरो पे मेरी आंखें चारों तरफ घूम रही हैं, कभी मैं इधर देखता हूँ कभी उधर, इसीलिए ताकि मुझे पता चले आवाम मेरे साथ है कि नहीं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी जीरो पे हो जाएगी, ठीक है बेटा? जो घर से पढ़ रहे हैं वो भी बताते जाए, समझ ना आए तो, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही ना चीजें बना बना के बेचना शुरू कर देंगे, चीजें बनती जा रही हैं, यानी इसी पॉइंट से चीजें बनती रहेंगी, बिकती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिकती रहेंगी। लेकिन हमने जो पहला इनफ्लो लेना है, चीजें बेच के जो पैसे आने हैं, वो पहला इनफ्लो एंड ऑफ ईयर 1 से लेना है। चीजें बेच के जो पैसे आने हैं ना, वो आपने 0 से 1 के दरमियान जो गैप है उस पर नहीं लिखने। तमाम कैश इनफ्लोज जो लिखने हैं वो एंड ऑफ ईच ईयर पे लिखने हैं, और पहला इनफ्लो कहाँ से लिखना है? 1 से, एंड ऑफ ईयर 1 से। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लिखनी है? अगर साइलेंट हो तो इन्वेस्टमेंट 0 से, और पहला इनफ्लो चीजें बेच के जो कमाई शमाई आएगी वो 1 से आएगी, ये लिखा हुआ। फर्स्ट कैश इनफ्लो विल बी रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है? अगला भी हर कैश फ्लो एंड ऑफ ईच ईयर पे ही आएगा, अगला भी हर कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर नहीं आना, तमाम कैश फ्लोज एंड ऑफ ईच ईयर पे आना है। ये तीसरी एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 3 क्या है? अगर कोई उसने ड्यूरिंग द ईयर का कैश फ्लो दिया हो, तो आपने उसको ड्यूरिंग द ईयर वाले कैश फ्लो को कहाँ रिकॉर्ड करना है? मसलन ड्यूरिंग ईयर 3 वाला कहाँ, किस साल में लिखा जाएगा? ईयर 3 में, एंड ऑफ ईयर 3 पे। ड्यूरिंग ईयर 4 वाला, स्टार्ट ऑफ ईयर 4 वाला, स्टार्ट ऑफ ईयर 4, स्टार्ट ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 3, ईयर 3 में ही आएगा। स्टार्ट, मेरा काम तंग करना है, आप परेशान हो जाए। एक मुंडे ने जवाब दिता सी, स्टार्ट ऑफ ईयर 4 में नहीं, स्टार्ट ऑफ ईयर 4 किस साल में आएगा? ये लिखी हुई अगली assumption, स्टार्ट ऑफ ईयर कैश फ्लो विल बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। 4 assumption हो गई जी बेटा, रिपीट करें चारों assumption जबानी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी 0 पे, माइनस आउटफ्लो, आगे कैश इनफ्लो, हाँ एंड ऑफ ईयर 1 से आएगा। जितने भी कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कह दे, हमने उसको एंड ऑफ उस साल में लेना है। हाँ, अगर कोई स्टार्ट ऑफ ईयर कैश फ्लो दे दे तो उसको उस साल में नहीं लिखना, पिछले में ले जाना है। और अगली एजम्पशन अभी पढ़नी है, वो ये अगली वाली थोड़ी टेक्निकल है। ये जो 5वीं वाली है इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, इस पे जरा स्टार स्टोर बना लें, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये बात पढ़ने से भी समझ नहीं आती, इसीलिए इसके साथ टाइमलाइन बनाना जरूरी है। ये बात बच्चों को शुरू वाली लाइन तो समझ आ जाती है, आगे गुड़मुड़ हो जाएगा। देखें मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं, समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए बना रहा हूं लाइन। अगर मैं आपसे कहूं आपने यहां पे लैंड परचेज की, उसके बाद आपने उस पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जिसपे 2 साल लगे, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई, 2 साल लगे, किस्तों में आपने पैसे दिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। कंस्ट्रक्शन किस साल में जाकर मुकम्मल हुई? आज से 2 साल बाद, ठीक है? कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद प्लांट इंस्टॉल होता है, तो हमने यहाँ पर प्लांट खरीद के क्या कर दिया? इंस्टॉल कर दिया। अब वो आपसे कहता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है,
प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल है? हाँ, तो अब क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 में भी हुई है, 2 में भी हुई है, तो आपने 5 साल का मतलब आगे कमाई के 5 साल पूरे करने हैं। आपने इस टाइमलाइन को पता है कहां तक कंटिन्यू करना है। अगर आप इसको यहां तक छोड़ देंगे तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपने इसको कहां तक लेके जा रहे हैं? 5 पूरे करने हैं। ये कमाई का पहला साल होगा, कमाई पहले साल यहाँ पे आएगी, इधर नहीं आएगी। दूसरा साल, तीसरा साल और 5वां। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 0 से आगे भी हो रही है तो फिर इनफ्लो साथ ही नहीं शुरू हो जाएंगे। इनफ्लो इन्वेस्टमेंट फेज मुकम्मल होने के बाद आएंगे। और फिर आपने 5 साल का मतलब 5 साल नहीं समझना, आपने इन्वेस्टमेंट के बाद 5 कैश इनफ्लोज पूरे करने हैं, चाहे वो 7 कॉलम बन जाए। अब बच्चे शोर में चाहते हैं सर उसने तो 5 साल कहा था, आपने कॉलम 7 क्यों बनाए? बेटा इन्वेस्टमेंट फेज के बाद कमाई के 5 साल गिनने। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सारी 0 पे हो जाए फिर मेरे 5 कैश फ्लो 5 में ही पूरे हो जाएंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 0 में भी हो और 1 में भी हो, अब मुझे बताएं, अगर 0 में भी इन्वेस्टमेंट थी और 1 में भी, तो कमाई का पहला साल कब से आएगा? ये पहला साल होगा, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल और ये। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट फेज मुकम्मल होने के बाद रिटर्न फेज आएगा। जी उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। क्या ये टाइमलाइन समझ आ गई है? ये एजम्पशन आपको याद होनी चाहिए, रट्टा लगाना है इनको, हाईलाइट कर ले, स्टार बना ले, रट्टा उल्टा लगाना है। ये एजम्पशन भूलनी नहीं। अगर सबसे ज्यादा बच्चे जो भूलते हैं एजम्पशन वो ये वाली है, मैं इस पे हाईलाइट कर देता हूँ। जिस एजम्पशन पे बच्चे मार खाते हैं पेपर में भी और सवालों में भी, ये वाली एजम्पशन है जिसपे आपको मार पड़ती है पेपर के सवाल में, आप मार खाते हैं ये वाली एजम्पशन पे। उसने लिखा होता है स्टार्ट ऑफ ईयर 5 पे मशीन बेची है, तो उसको वो ईयर 5 में लिख देते हैं, गलत है। स्टार्ट ऑफ ईयर 5 में अगर वो कह दे तो उसको ईयर 4 में लिखते हैं, ठीक है? ये वाली एजम्पशन आप गलत करते हैं बेटा, ठीक है? हाँ उसी साल में आएगा। स्टार्ट का मतलब सिर्फ पहला दिन, यकम, हाँ यकम दिन। चलो भाई आगे चले। इसके बाद अगली बात, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इंट्रोडक्शन के बाद कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में क्या फर्क है? कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में क्या फर्क है? जी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में फर्क, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेस है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है। हमारे लिए वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, लेकिन ये वैसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आपको देखना है कि आपने कितनी अच्छी क्यूएम पढ़ी है। जी भाईजान बताएं जरा प्लीज आप ही, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? उधर नहीं लिखा हुआ। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड, क्यूएम नहीं पढ़ी? अरे भी यार, सिंपल इंटरेस्ट आप किसी बैंक के पास पैसे रखवाने जाते हैं और सिंपल इंटरेस्ट पे रखवाते हैं, या दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फर्क है जी? कोई इधर से खवातीन में से बताएं। सब नहीं बोलेंगे जी, बेटा आप बता दें। सिंपल इंटरेस्ट में एवरी टाइम इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल अमाउंट, ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एवरी टाइम प्रीवियस इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। 1 लाख पे 10,000 इंटरेस्ट मिला ना, अगली दफा 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगना, 1,10,000 पे लगना है, फिर 1,21,000 हो जाएगा, फिर उस 1,21,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। एवरी टाइम इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द ओरिजिनल अमाउंट हो तो वो सिंपल है, हर दफा 1 लाख पे इंटरेस्ट लगे तो वो सिंपल है। 1 लाख पे 10% लगा तो 10,000 इंटरेस्ट आ गया, अगली दफा सूद जब लगेगा तो 1 लाख। नहीं समझ आई? याद आ गया ना? तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहती है कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रेफरेबल ओवर सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज व्हाई इन रियलिटी, रियल लाइफ में सारी बैंकिंग, सारा इंटरेस्ट का मैकेनिज्म कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस करता है। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में क्या फर्क है? कंपाउंडिंग और, तो कंपाउंडिंग क्या होती है? अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर आप क्या निकालना चाह रहे हैं?
आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू की मदद से जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हो उसको क्या बोलते हैं। और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू दियो और आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, बैक आ रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है ये डायग्राम आपको सब बता रही होगी। एक में आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, दूसरे में आप क्या आ रहे हैं, बैकवर्ड। क्या ये क्लियर हो गया। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटिंग में हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये है जी फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू जो कंपाउंड इंटरेस्ट से होता है, एफ वी इज इक्वल टू पीवी प्लस और इनटू 1 प्लस आर रेस पर पॉजिटिव एन है। ऐसे ही है, ये पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला। इसमें पीवी से क्या, एफवी से क्या मुराद है, पीवी से मुराद आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इन्फ्लेशन या ग्रोथ रेट। चार नाम है इस आर के। इंक्रीज का रेट है, बस उसको इंटरेस्ट रेट ही नहीं रटा लगाना, लिख लो इस आर के नाम लिखे हुए यहाँ पे। अच्छा मैंने पहले लिखे है। आर का मतलब इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, ग्रोथ रेट या इंक्रीज का रेट। ये चारों में से कोई भी नाम हो तो ये इजाफे के लिए है। ओ पॉजिटिव ब्लड हो किसी का और वो डोनेट करना चाहे, है जी किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड और वो डोनेट करना चाहे तो राब्ता कर ले क्लास के एंड पे इनसे। चलें जी जी, किसको नहीं, फ्यूचर वैल्यू में उसका नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेटिंग या प्रेजेंट वैल्यू में उसका नाम होता है। तो जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो आर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेटिंग है। इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ग्रोथ का रेट हो सकता है, इंक्रीज का रेट हो सकता है, या आर का और क्या नाम हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट। ये चारों नाम इस्तेमाल होते हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स है, जो कि ज्यादातर ईयर्स में होगा। ज्यादातर किस में होगा, ईयर्स में। क्या ये बात समझ आ रही है। चले अब आप इस फॉर्मूले के मुताबिक ये कैलकुलेटर पर एग्जांपल सॉल्व करें। 17.4 कहता है फ्यूचर वैल्यू निकालें 5 साल के एंड पे। अगर हम आज 10,000 इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। परसेंटेज ओपन कर लीजिएगा। 5 साल के एंड पे फ्यूचर वैल्यू निकालें 10,000 रुपए। अगर हम आज इन्वेस्ट करें 0.10 रेस पर 5 जी 5, ये आंसर है। दूसरा, दो है ना सवाल। हाँ जी, दूसरे वाले में 38,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, इन्वेस्टेड टुडे। 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5% पे, ऐसे ही है। 53,469 पॉइंट, तो तकरीबन 53, ये आंसर है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये आता ना हो। हमारे सवालों में, हमारे इस पूरे चैप्टर में फ्यूचर वैल्यू सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगी, सिर्फ एक दफा, जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा। हमारे पूरे सब्जेक्ट में फ्यूचर वैल्यू सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होगी। कंपाउंडिंग कितनी दफा इस्तेमाल होगी। बेटा कैमरा ऑफ रखें और माइक भी ऑफ रखें। चलो, हमारे पूरे सब्जेक्ट में फ्यूचर वैल्यू कितनी दफा इस्तेमाल होगी, जब मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा। उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होनी, या कहीं ग्रोथ आ जाए तो। अदरवाइज हमारे ज्यादा दफा हमारे लिए क्या इस्तेमाल होनी है, डिस्काउंटिंग, जिसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला उल्टा पुल्टा करेंगे। ये जो 1 प्लस आर है, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला बनेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस पर एन, या ये 1 प्लस आर रेस पर एन को ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में तो माइनस एन हो जाएगा ना, माइनस एन। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेस पर, इसमें सिर्फ आर का नाम चेंज होगा। अब इसमें आर को डिस्काउंट रेट कहते हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए आर का नाम होता है डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ
कैपिटल रेट, ठीक है। डिस्काउंट रेट ये दिया हुआ, डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। ये जो 1+r⁻n है, इसको कैलकुलेट करके टेबल भी दिया हो सकता है, लेकिन हमें पेपर में वो टेबल नहीं देता, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। उसकी शक्ल ये होती है, मैं आपको नोट्स में दिया हुआ है मैंने, लेकिन वो पेपर में टेबल दिया नहीं होगा, मैंने सिर्फ वैसे ही आपको वो क्या कहते हैं, सिर्फ वैसे गाइड करने के लिए बताया है। प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं दिया होगा, आपको कैलकुलेटर से ही निकालना ही पड़ना है। 1+r⁻n टेबल की शक्ल देख लो, नजर आ रहा है, समझ आ रहा है। उस टेबल के ऊपर भी फॉर्मूला लिखा हुआ यही वाला 1+r⁻n। जो घर से पढ़े उनको मैं टेबल दिखा देता हूँ, लेकिन वो ये टेबल मैंने इस्तेमाल नहीं करना, बस मैंने कार्रवाई के लिए रखा हुआ है। ये QM में भी होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे वो देता नहीं टेबल। ये टेबल है, 1+r⁻n निकाल के दिया हुआ है वो फैक्टर। तो आप कैलकुलेटर से 1+r⁻n निकालने के बजाय यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। 5% पे 3 साल का फैक्टर क्या होगा, 5% पे 3 साल का, हाँ, आप कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो यही निकलेगा, ठीक है। ये टाइम सेविंग के लिए होता है टेबल, बस, और कोई मकसद नहीं इस टेबल का। तो 1.05⁻³ करें तो यही आ जाना है 0.864, 3 डेसिमल्स तक। आगे चलो जवानों, चलो भी चलो, प्रेजेंट वैल्यू निकालें जनाब। ये एग्जाम्पल है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। नोट्स में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 17.5, एग्जाम्पल 17.5 करो बेटा, एग्जाम्पल 17.5 करें। एग्जाम्पल 17.5 शाबाश करें जल्दी से। सेवनटीन पॉइंट फाइव, जी ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल 17.5 का जो ए पार्ट है, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो आपको कितने साल बाद पैसे मिलने हैं। इन 4 ईयर्स टाइम का मतलब होता है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद आपको 10,000 रुपए मिलने हैं, और आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू 0 पे होती है। प्रेजेंट वैल्यू, ये टाइमलाइन इस तरह समझाने के लिए बनाई है। 10,000 को बैक लेके आना है पीवी, तो आपने इसकी पीवी निकाली होगी 10,000 रुपए इंटू 1+0.08 -4 मेरा ख्याल है, तो 7350। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपने तीनों की अलग-अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अलग-अलग। ये टाइमलाइन बनाना जरूरी नहीं, ये तो वैसे मैं गाइडेंस के लिए बना रहा हूँ। 5,000, 3,000, इन तीनों की सेपरेटली पीवी निकालेंगे, और बाद में जो आंसर आएगा उसको ऐड अप कर लेंगे, तो टोटल पीवी आ जाएगी। कर लेंगे इसको, तो 3 दफा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको प्रेजेंट वैल्यू का। इज इट क्लियर जी, को मसला मसाइल। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी भी आपको आती है, और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी आपको आती है। अब सवाल पैदा होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगला सवाल क्या पैदा होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिक खत्म हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू या सिंपल एनपीवी कैसे निकालते हैं।
सिंपल एनपीवी कैसे निकालते हैं जी? हाँ जी, सिंपल एनपीवी कैसे निकालते हैं? जी बेटा, एनपीवी कैसे निकालते हैं? तो बेटा एनपीवी एक्चुअली एक्सेस अमाउंट को कहते हैं। किसको बोलते हैं? एक्सेस अमाउंट, इजाफी अमाउंट कितनी है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का एक्सेस देखना होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ऊपर कितना एक्सेस इनफ्लोज है। तो एनपीवी इज द excess amount of present value of future cash inflows over present value of initial investment. inflows की पीवी, इनफ्लोस की पीवी माइनस क्या करना होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की पीवी है 20,000 रुपए और इनफ्लोस की पीवी है 25,000 रुपए। तो 25 माइनस 20 करके जो बाकी बचेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है? 5,000। ये कभी कभार माइनस में भी आ जाती है। माइनस में आने का मतलब है योर इनफ्लोस आर लेस देन योर इन्वेस्टमेंट, और अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है योर इनफ्लोस आर मोर देन, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जितनी एनपीवी पॉजिटिव होगी उतनी से कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इसको कहते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है एनपीवी इज लिंक टू, बिकॉज इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी प्रोजेक्ट अनाउंस करती है ना तो लोग खुशी खुशी से उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या ये बात समझ आई है? रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर आपकी एनपीवी 5 मिलियन है ना पॉजिटिव, तो तकरीबन तकरीबन मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में 5 मिलियन का इजाफा हो जाना है विद इन 2-3 डेज, जैसे ही कंपनी ये प्रोजेक्ट अनाउंस करेगी कि हम ये प्रोजेक्ट करने लगे हैं। समझ आ रही है बात आपको? अगर कंपनी नेगेटिव एनपीवी का प्रोजेक्ट करेगी तो उससे मार्केट वैल्यू बढ़ने की बजाय शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा, नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट करना हमारे लिए बारे में नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? अच्छा, एनपीवी में कैश फ्लोज काउंट होते हैं। एनपीवी में क्या काउंट होते हैं? और 3 तरह के कैश फ्लोज है, दोनों 3 तरह के कैश फ्लोज हैं। एनपीवी में 3 तरह के कैश फ्लोज काउंट होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरे फाइनेंसिंग। जी भाईजान बताएं जरा इधर से मुझे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं? अगर आपने कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी हो। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा। और इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग अच्छा। नहीं, ये डेफिनेशन तो नहीं है, ये तो मिसालें दे दी आपने भाईजान, जैसे पहले डिफाइन किया वैसे बताए ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा जी, हाँ जी, इधर से जनाब, बच्चों में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, खातून, एनुअल इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हाँ जी, सुन ले गौर से। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से है। बैलेंस शीट की, ऑनर से पैसा लिया, ऑनर को दिया, लोन पे पैसा लिया, लोन वापस किया, लोन पे इवन सूद दिया, हमारे लिए वो फाइनेंसिंग है। शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, ऑल कैश फ्लोज रिलेटेड टू ऑनर एंड आउटसाइडर फाइनेंसर्स, वो फाइनेंसिंग है। जो बैलेंस शीट की किस साइड से रिलेटेड हो? ऐसे तमाम कैश फ्लोज जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट की एसेट साइड से हो। एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज के जो कैश फ्लोज हैं वो इन्वेस्टिंग है हमारे लिए। तो उसमें नॉन करंट एसेट भी आ जाएंगे और वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट भी।
all cash flows related to asset side of the balance sheet are considered as investing. All cash flows related to liability side of the balance sheet are known as financing. All cash flows related to income and expenses of the product, जो core वो बात आपकी ठीक थी. All cash flows related to regular income and expenses of the business वो क्या है? Operating. Operating, investing और तीसरे कौन से? मेरा ख्याल है कैश फ्लो में भी इसी तरतीब से लिखते हैं. ऑपरेटिंग का ताल्लुक इनकम एक्सपेंस के साथ है, इन्वेस्टिंग का ताल्लुक एसेट्स के साथ है, फाइनेंसिंग का ताल्लुक शेयर्स और लायबिलिटीज के साथ, डेट्स के साथ है. इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट से रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं वो फाइनेंसिंग है. जो बात आपको बतानी है वो क्या है, एनपीवी में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता. एनपीवी में सिर्फ कौन से कैश फ्लोज को कंसीडर किया जाता है? ऑपरेटिंग और दूसरे कौन से? चले यहाँ पे जरा पढ़ लें डेफिनेशन. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस के साथ है और ये एनपीवी में कंसीडर किए जाएंगे. आप एनपीवी कैलकुलेट करते हुए इन कैश फ्लोज को कंसीडर करेंगे. इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक आपका एसेट्स की परचेज सेल के साथ है, ये भी एनपीवी में काउंट होंगे. फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक इक्विटी और डेट इन्वेस्टर्स के साथ है, जिसकी ये मिसालें थी. ये एनपीवी में काउंट नहीं होते. फाइनेंसिंग कैश फ्लोज एनपीवी में क्यों काउंट नहीं होते वो वजह भी लिखी हुई है. बेटा जो आपका लोन आप किसी को दे रहे हैं वो इन्वेस्टिंग है, लेकिन हम ऐसी ट्रांजैक्शन डील ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सवालों में कारोबार लोन देने का नहीं है. हमारा कारोबार तो होगा हम प्लांट ला रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बनानी है. तो जो प्लांट आप लेकर आ रहे हैं वो आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है. जब आप प्लांट बेचेंगे तो वो इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो है. समझ आ गया? जब आप प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो वो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है. प्रोडक्ट बनाने पे जितने खर्चे आएंगे उन खर्चों को कैश में पे करेंगे, वो भी ऑपरेटिंग है. ठीक है, हमारा ताल्लुक प्रोडक्ट है. वो बैंकों का काम तो है होता है ना, कर्जे देना लेना, उनके लिए वो कर्जा देना इन्वेस्टिंग है. जी बताएं जी क्यों नहीं ले रहे फाइनेंसिंग? लिखी हुई है वजह मैंने. जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं वो किसकी कैलकुलेशन में आ चुके होते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज जो आपको दी होगी ना, या जो आप निकालेंगे उसके अंदर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज पहले से ही आ चुके होते हैं, इसीलिए आपने उनको काउंट नहीं करना. क्या ये बात समझ आ रही है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अंदर आ चुके होते हैं उसको कंप्यूट करने में. अगली बात, अच्छा वो कहते हैं एनपीवी का कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं. बेटा एनपीवी का मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस आउटफ्लो से कितनी ज्यादा है. बस आपके जो प्रोजेक्ट के इनफ्लोज हैं वो आउटफ्लो से कितने ज्यादा हैं, लेकिन पीवी बेसिस पर. ये एनपीवी है बस. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस इन्वेस्टमेंट से कितने ज्यादा है, वो जितने ज्यादा हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज को नेट कर ले, वो एनपीवी है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल वो उसमें काउंट हो जाएंगे फ्यूचर कैश इनफ्लो में, वो भी रूटीन नेचर के होंगे. अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग का रूल क्या है? अगर मैं आपको 4 प्रोजेक्ट दे दूं तो उनमें से कौन सा बेहतर होगा? जिसकी हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी होगी. मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के केस में जिसकी हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी. और अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसकी पॉजिटिव एनपीवी है तो एक्सेप्ट कर लो, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो. अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो. पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, नेगेटिव एनपीवी का मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ में कमी आएगी. इज इट क्लियर? समझ आ रही है? जी बेटा एनपीवी का मतलब है आपके इनफ्लोस आपके आउटफ्लो से कितने ज्यादा हैं. जी आ जाए जी एग्जांपल पर आए जरा. सिंपल एनपीवी की एग्जांपल 17.6 पर आ जाए. हाँ जी एग्जांपल 17.6 पर आ जाए. रिक्वायरमेंट पढ़े. वो कहता है एनपीवी पहले 8% पे निकालनी है, फिर आपने एनपीवी कितने परसेंट पे निकालनी है? 12% पे. तो हम एनपीवी निकालने के लिए एक टेबल बनाया करेंगे इस तरह, हमेशा टाइमलाइन की तरह का टेबल बनाएंगे जिसमें ये कॉलम ऐसे होंगे. लेंथी क्वेश्चन जब भी होगा तो टेबल इसी तरह बनाते हैं. यहाँ तो आप टेबल किसी और शक्ल में भी बना सकते हैं. जी कैश फ्लोज लिखे.
ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज लिखें जी, कैश फ्लोज लिखें कितने हैं 35,000, 8,000, 9,000, 10,000 और आखिर में इन सारों को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा फ्यूचर कैश इनफ्लोज। क्या कहा जाएगा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें पहले हर एक की। इनको क्या कहा जाता है, ये जो अलग अलग फ्यूचर कैश इनफ्लोज, इनकी अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वो जो फॉर्मूला था ना वो बार बार लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं था जो, ये वाला फॉर्मूला हम बार बार लगाएंगे। तो करें जी मल्टीप्लाई, डिस्काउंट करें, डिस्काउंट फैक्टर 8% पे, तो 1.08 माइनस 0, 1.08 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। 1.08 माइनस 4 और आखिर में 1.08 रेस पर माइनस। तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी। जब आप ये माइनस 0 करते हैं ना रेस पावर, तो इसका आंसर 1 निकल आता है। इसीलिए ये लिखना बेवकूफ़ी होता है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1 निकल आना है, इसीलिए 1 ही लिख दें इधर। अगली प्रेजेंट वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 8,000 इंटू 1.08 रेस पर माइनस 1 कितना आता है, 7407। अगला 7716, 7716, 25, चलो 6, 9526। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, हर साल की प्रेजेंट वैल्यूज। आगे 61, ये जो ऊपर लिखे हुए थे 8,000, 9,000, 12,000, इसको कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोज। इसका नाम है, ओहो, इसको कहते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोज। और ये जो नीचे वाले हैं इनको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो अब आपने एनपीवी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इन सब का टोटल कर लेंगे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 35,000 माइनस होगा, और ये कितना है जी 38,128, यानी 1 to 4 है, चलो 1 to 4 कर लो, 38,124 या 1 to 5, तो 38,124 इनफ्लोज हैं पीवी बेसिस पर। और ये इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास जो बाकी बचा वो 31, ये एनपीवी है 8% पे, 8% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये एनपीवी है। ये 38,000 कहाँ से आया, इसका टोटल किया है, वो जो पॉजिटिव वाले हैं बेटा उन सबका क्या किया है, टोटल किया है। इज इट क्लियर। चलो भाई जवानो 12% पे खुद करो, कर लें ठीक है, बाकियों को भी करने दें, 12% पे खुद करें, 12% पे खुद करें, शाबाश।
हम्म। बारह परसेंट पे खुद करें। जी। एग्जाम्पल 17.7, 8 और 9। जल्दी करो, अभी करो जल्दी से। एग्जाम्पल 17.7, 8 और 9 बेटा करें शाबाश जल्दी से। इसके बाद ये पहले, लेकिन इसको 12% पे कर लो कैलकुलेट। जो बचा ये कर ले, वो एग्जाम्पल 17.789 करे जल्दी से। नोट्स में से एग्जाम्पल 17.78 और 9 करनी है फिर आपने। चलो भाई चलो जवानों, शाबाश। बातें नहीं करनी, बैठना नहीं है। एग्जाम्पल 17.89, 789। जी, ये एग्जाम्पल करें अगली सारी। 17.789। ये आई कैप की किताब से है। जी क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? कैश फ्लोज को कहते हैं, खाली प्रॉफिट नहीं लिखा, कैश प्रॉफिट्स। कैश फ्लोज को कहते हैं, कैश प्रॉफिट्स कैश फ्लोज को कहते हैं। खाली प्रॉफिट लिखा हो तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। कैश प्रॉफिट मीन कैश फ्लोज। कैश प्रॉफिट कैश फ्लोज को कहते हैं। कैश प्रॉफिट्स कैश फ्लोज को कहते हैं। खाली प्रॉफिट लिखा हो तो वो आम अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ये आई क्या आपकी किताब में से है, कोई मसला नहीं है, सिंपल सी एग्जांपल है। 8 भी करें ना, और 9 भी। जी बेटा क्या कहते हैं? मस्तियां करते हो मस्तियां? और पापा के साथ? वो भी रूहानी पापा? हाँ, रूहानी पापा के साथ नहीं करते, ओरिजिनल के साथ करते हैं।
नेचुरल पापा के साथ करते हैं, रूहानी पापा के साथ शरारतें नहीं करते, पढ़ते हैं बस। चलो अभी चलो जवानो, एग्जाम्पल 17.78 और 9 मैंने चेक करनी है अभी जल्दी से। अच्छा जी, आपको 17.7 एग्जाम्पल दी है, 17.8 और 17.9। हम 17.9 जो है उसका पार्ट ही नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि वो इंटायरली थोड़ी सी डिफरेंट सी एग्जाम्पल है और आई कैप की किताब की है, तो इसीलिए करना जरूरी है, बिल्कुल हटके थोड़ी सी है। तो आप घर से करके आए, उसको देखें जरा, समझ आती है कि नहीं। ये इसके पिक्चर ले ले, ये नोट्स कल ले लीजिएगा फोटो कॉपियर से। ये 16.1 क्वेश्चन ये आपने करके आना है घर से, 16.1। तो ये नोट्स भी कल आपने ले लेने हैं फोटो कॉपियर के साथ। इसमें पास पेपर के क्वेश्चन है, ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये पास पेपर के क्वेश्चन भी ले लेने हैं कल फोटो कॉपियर से, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 16.1 करके आना, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर दें, अच्छा ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। तो ये आपने कल करके लाना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी सिंपल एनपीवी मुकम्मल नहीं हुई, कल होगी मुकम्मल, ठीक है। जो बच्चे घर से कर रहे हैं बेटा आप लोग भी मुकम्मल करें। ओके, अल्लाह हाफिज।